हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। एंड चलिए आज का फिर लेक्चर शुरू करते हैं। यूपीएससी की सीरीज़ हमने शुरू की है इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन की। 2019 हम कंप्लीट कर चुके हैं। 2018 के क्वेश्चन आंसर हम यहाँ पे डाल रहे हैं। 2018 के क्वेश्चन आंसर का एक लेक्चर ऑलरेडी हो चुका है, उसमें 5 क्वेश्चन थे। ये पार्ट 2 है और ये सीरीज़ ना केवल यूपीएससी के लिए बल्कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के लिए, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो प्रीलिम्स होता है, यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, स्टेट पीसीएस और आरबीआई ग्रेड बी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ध्यान से देखिए। जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो वो किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं होती है, उसमें बहुत सारे एग्ज़ाम का जो सिलेबस होता है इंक्लूसिव होता है। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि यूपीएससी वाले आरबीआई वाले वीडियोस जरूर देखो। आरबीआई की भी एक सीरीज़ मैंने बना के डाली हुई है चैनल पे, और आरबीआई वाले यूपीएससी की सीरीज़ देखो जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, क्योंकि अगर आपकी नॉलेज बढ़ेगी उसमें कोई हर्ज नहीं होता। क्या पता कौन से मेंस और कौन से इंटरव्यू में जाके आपसे ये सवाल पूछ लिए जाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद रेफरेंस टू प्रोविजन मेड अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर कुछ स्टेटमेंट हैं, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाने वाले हैं। आपको बताना है उनमें से कौन सी सही है और कौन सी नहीं। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। The families under the category of below poverty line are only eligible to receive subsidized food grain। इसका मतलब क्या होता है कि जो फैमिली बिलो पावर्टी लाइन में आती है, हमारे देश में येलो कार्ड जारी किए जाते हैं, बीपीएल कार्ड उनको बोलते हैं, तो वो फैमिली मानी जाती है कि ये पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे है। गरीबी और गरीबी रेखा की डेफिनेशन मैंने आपको एक और 2019 के वीडियोस में दिखाई है। तो दे आर ओनली एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन। तो क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ये कहता है कि केवल बीपीएल वालों को ही जो है सब्सिडाइज रेट पे, कम रेट पे खाना दिया जाएगा? नेक्स्ट, द एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड ऑफ एज 18 ईयर्स ऑफ अबव शैल बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशुएंस ऑफ अ राशन कार्ड। तो वो ये बोल रहा है कि क्या घर की सबसे बड़ी औरत जो 18 साल या उससे बड़ी होगी, एल्डेस्ट, शी विल बी द हेड ऑफ हाउस होल्ड, वो उस घर की मुखिया मानी जाएगी फॉर राशन कार्ड, कि उसको मुखिया मानकर उसके नाम पे राशन कार्ड इशू किया जाएगा और उसी राशन कार्ड के आधार पे आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के आधार पर कम दाम पर अनाज दिया जाएगा। ठीक है, सो देख लेते हैं और भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं। थर्ड स्टेटमेंट, प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स आर एंटाइटल टू टेक होम राशन ऑफ 1600 कैलोरीज पर डे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फॉर 6 मंथ एंड देयर आफ्टर। तो क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2018 के अंडर क्या ये प्रोविजन है कि एक प्रेग्नेंट औरत, गर्भवती महिला और लैक्टेटिंग मदर, दूध पिलाने वाली महिला, वे घर पर राशन लेके जा सकती हैं 1600 कैलोरीज का अपने गर्भाधान यानी प्रेगनेंसी के समय और उसके 6 महीने बाद भी? क्या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये प्रोविजन है या नहीं है? क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, पहली और दूसरी, केवल दूसरी, पहली और तीसरी, या केवल तीसरी। ठीक है, अब ध्यान से देखो। अगर हमने थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं, सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहती है कि द फैमिलीज कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ बिलो पॉवर्टी लाइन आर ओनली एलिजिबल टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन। तो पहली स्टेटमेंट ही यहाँ पे गलत हो जाती है। गलत क्यों? क्योंकि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, वो पूरे देश के लिए बनाया गया है। उस एक्ट को बनाने का मतलब ये था कि हर इंसान को एटलीस्ट 2 वक्त का खाना जरूर मिलना चाहिए, मतलब 2 वक्त वो खाना खा सके पेट भर के और उसकी न्यूट्रिशनल नीड के अकॉर्डिंग। इसीलिए उस एक्ट के अंडर जो है अनाज को सस्ता किया गया था। गवर्नमेंट अनाज किसानों से ले लेती है और उसे बहुत सस्ते दामों पर लोगों को देती है। ये नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में बताया गया और ये 2013 से लागू हुआ है। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या केवल गरीबी रेखा से नीचे वाले रहने वाले लोगों को ही ये अधिकार मिलेगा? कोई इंसान गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर हो तो क्या उसको नहीं मिलेगा? तो ये स्टेटमेंट वहीं पे गलत हो जाती है। अगर फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया तो उसके साथ ही ऑप्शन ए और ऑप्शन सी दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है बी और डी, क्या दूसरा सही है या सिर्फ तीसरा सही है। तो दोनों में से एक है, तो दूसरे और तीसरी स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। द एल्डेस्ट वुमेन इन द हाउस होल्ड। तो पहले नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट को समझ लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट एग्जैक्टली क्या कहता है? कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट क्या कहता है कि विद इन द कवरेज अंडर टीपीडीएस, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिटर्मिन्ड फॉर ईच स्टेट, द वर्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिजिबल हाउस होल्ड इज टू डन बाय स्टेट एंड यूटी।
कि हर स्टेट के अंदर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर क्या होता है कि राशन कार्ड बांट दिए जाते हैं, उस राशन कार्ड के आधार पे आपको कम दाम पे खाना मिलता है। तो ये जो टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसमें हर स्टेट, हर राज्य और हर यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उनके अंदर कौन से घरों को कम रेट पे खाना दिया जाना है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर, ये उस स्टेट की गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, स्टेट का जो भी सिस्टम है वो डिसाइड करेगा, मतलब हर स्टेट में अलग होगा। तो ऐसा तो है नहीं केवल बीपीएल को मिलेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन गलत ही है, मैंने पहले ही बता दिया कि फर्स्ट ऑप्शन गलत है। ठीक है, अगले प्रोविजंस देख लेते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के। सेकेंड प्रोविजन क्या कहता है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर, अब ये हमारे ऑप्शन 3 से मिलता जुलता है थोड़ा, पर ध्यान से देखते हैं पूरा मिलता है या नहीं। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर एंड चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 मंथ टू 14 ईयर, यानी कि गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली महिला और 6 महीने से 14 साल के बच्चे, इनको क्या मिलेगा, विल बी एंटाइटल्ड टू मील एज पर प्रिस्क्राइब्ड न्यूट्रिशनल नॉर्म्स अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज एंड मिड डे मील स्कीम। कि मिड डे मील स्कीम और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये दोनों अलग अलग योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं। इन दोनों योजनाओं के अधीन गर्भवती महिला, दूध पिलाने वाली महिला, 6 महीने से लेके 14 साल तक के बच्चे को इनके आधार पर खाना दिया जाएगा। मतलब जितना खाना इस स्कीम के अंदर रखा गया पर हर इंसान के लिए, उनके आधार पर इनको खाना दिया जाएगा। एंड विल आल्सो बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मैटरनिटी बेनिफिट ऑफ नॉट लेस देन ₹6,000, यानी कि 6,000 रुपये का मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलेगा। हायर न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन अप टू 6 ईयर ऑफ एज, कि इनको जो खाना मिलना है वो मिड डे मील और ICDS के अंडर मिलेगा, जितना भी उसमें बताया गया कि 2 वक्त इतना खाना देना है। लेकिन अगर कोई माल न्यूट्रिशन कुपोषित बच्चा है तो उसको 6 साल की उम्र तक के कुपोषित बच्चे को उस स्कीम के आधार जितना खाना होता है उससे ज़्यादा खाना भी दिया जाएगा। तो हमने सेकंड प्रोविजन पढ़ रही। अच्छा, वैसे बाय द वे हम लोग अपने थर्ड ऑप्शन को देख लेते हैं जो मिलता जुलता था। थर्ड ऑप्शन में ये है कि प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर आर एंटाइटल्ड टू टेक होम राशन, लेकिन हमने ये पढ़ा है कि उनको मिड डे मील स्कीम और ICDS स्कीम के अंडर खाना मिलेगा और वो बना बनाया खाना होता है। आपको वो मील मिलती है, मील का मतलब होता है बना बनाया खाना, जैसे आप होटल वगैरह में जाते हो ना तो वो मील होती है। तो वो एक थाली में बना बनाया खाना मिलेगा, ना कि टेक होम राशन। वो घर पे राशन नहीं लेके जा सकते खाना बनाने के लिए, क्योंकि घर पे राशन लेके चले गए, घर में 6 लोग हैं तो वो खाना 6 लोगों में बट जाएगा। लेकिन नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कहता है कि गर्भवती महिला और दूध पिलाने वाली महिला और 6 महीने से 14 साल तक के बच्चे को खाना खिलाना है। अगर उसके पेट में डालना है तो उसको बना बनाया खाना वहीं पे बैठ के खाना है। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। ठीक है, तो वैसे तो सेकेंड स्टेटमेंट ही बची है, पर फिर भी प्रोविजंस पढ़ लेते हैं, पढ़ना अच्छा रहता है। लास्ट प्रोविजन क्या कहता है कि एल्डेस्ट वुमेन ऑफ द हाउस होल्ड ऑफ द एज 18 ईयर्स ऑफ अबव टू बी द हेड ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग ऑफ राशन कार्ड, कि 18 साल या उससे बड़ी औरत उस घर के हाउस होल्ड की हेड होगी फॉर द पर्पज ऑफ इशूइंग राशन कार्ड, कि अगर आपने राशन कार्ड इशू करना है तो उस घर की 18 साल या उससे बड़ी औरत को मुखिया मानकर उसके आधार पर राशन कार्ड इशू किया जाएगा और उसी राशन कार्ड के आधार पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के आधार पर कम दाम में खाना मिलेगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन 2 है वो पूरा का पूरा ही आ गया ये प्रोविजन, यानी कि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, ये क्वेश्चन था, इन चारों में से एक चुनना था। फर्स्ट पहले ही गलत हो गया था, थर्ड भी गलत हो गया, तो हमारे पास बचता है केवल बी ऑप्शन। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 एंड 182 आर रिलेटेड टू। तो ILO या इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्वेश्चन से ही पता चलता है कि ये लेबर से रिलेटेड बातें करेंगे। अगर लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मजदूरों की कोई संगठन है तो वो मजदूरी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। ऑप्शन ए चाइल्ड लेबर, वेरी क्लोज। ऑप्शन बी अडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू ग्लोबल लेवल। ऑप्शन सी रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइस एंड फूड सिक्योरिटी। ऑप्शन डी जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस। सो ऑप्शन ए जो है चाइल्ड लेबर, वो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के नाम से मिलता जुलता है। हालांकि इसकी कन्वेंशंस जो होती हैं 138 नंबर और 182, इतना कोई भी नहीं रटता है कि ये कन्वेंशन किससे रिलेटेड है। तो
ऑप्शन बी अडेप्टेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, लेकिन एग्रीकल्चर से मजदूरी का कोई लेना देना नहीं है। ऑफकोर्स मजदूर लोग होते हैं जो एग्रीकल्चर करते हैं, बट मजदूरी संगठन जो है आईएलओ वो ओवरऑल मजदूरी की बात करेगा। जैसे फैक्ट्रियों में जो लोग मजदूर लगे होते हैं या किसी भी काम में कोई मजदूर लगा हुआ है, तो वो केवल एग्रीकल्चर की बात नहीं करेगा। रेगुलेशन ऑफ फूड प्राइस एंड फूड सिक्योरिटी, अगेन ये चीज़ें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और इस टाइप की चीज़ों में आ जाती है। तो फूड सिक्योरिटी की बात कभी भी ग्लोबल लेवल पे नहीं की जा सकती, हर देश का अपना अपना होता है। जैसे इंडिया का नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, तो वो फूड सिक्योरिटी की केवल बात कर सकता है, लेकिन फूड प्राइस को कभी रेगुलेट नहीं कर सकता। वो कभी ये नहीं कर सकता कि कौन सा देश कितने रुपए में खाना बेचे। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही गलत है। जेंडर पैरिटी एट वर्क प्लेस, यानी कि काम करने वाली जगह के ऊपर लिंग के आधार पर भेदभाव, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का उससे कोई लेना देना नहीं है। सीधी सी बात है, ऑप्शन फर्स्ट इज क्लोजेस्ट, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब टर्म मर्चेंट डिस्काउंट रेट समटाइम सीन इन न्यूज़। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट खबरों में जो एक शब्द का इस्तेमाल होता है मर्चेंट डिस्काउंट रेट, तो उससे रिलेटेड वो पूछ रहा है। कुछ ऑप्शन देगा कि इन चारों में से कौन सा बेस्ट उससे सबसे नज़दीक है। ऑप्शन ए, द इंसेंटिव गिवन बाय बैंक टू अ मर्चेंट फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड पर्टेनिंग टू दैट बैंक, कि एक बैंक के द्वारा एक मर्चेंट को, मर्चेंट यानी कि व्यापारी को, अगर मर्चेंट मतलब व्यापारी जो है किसी भी इंसान से डेबिट कार्ड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट करता है, तो क्या बैंक उसको जो पैसे देता है वो मर्चेंट डिस्काउंट रेट है। अगेन दिस इज वेरी कंफ्यूजिंग, ध्यान से देखिए। ऑप्शन बी, द अमाउंट पेड बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर व्हेन दे यूज डेबिट कार्ड फॉर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज, क्या मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो पैसा है जो बैंक अपने कस्टमर को तब देता है जब वो अपने किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वित्त या पैसे से संबंधित कोई भी लेन देन को डेबिट कार्ड के माध्यम से करते हैं। देखिए आजकल डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड सभी यूज़ करते हैं। अगर बैंक डेबिट कार्ड यूज़ करने के आपको पैसे देने लग जाए तो बैंक तो खाली हो जाएंगे। ठीक है ना, आप तो फटाफट डेबिट कार्ड से पैसे खर्च करोगे। तो बैंक जो है पैसे नहीं देता है, कभी कभी कुछ बैंक्स पॉइंट्स दे देते हैं कि आपके 1000 पॉइंट्स हो गए तो वो बैंक की तरफ से आपको ये गिफ्ट मिलेगा, वो भी सारे नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे मर्चेंट डिस्काउंट रेट ओवरऑल बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहा है। ऑप्शन सी, द चार्ज टू अ मर्चेंट बैंक बाय अ बैंक फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट फ्रॉम इट कस्टमर थ्रू बैंक्स डेबिट कार्ड, तो बैंक के डेबिट कार्ड से अगर कोई कस्टमर किसी व्यापारी से कोई सामान खरीदता है तो उस व्यापारी को उस डेबिट कार्ड से पेमेंट लेने पर बैंक को भुगतान करना पड़ता है। मतलब अगर इसको ध्यान से ऐसे समझ लेते हैं, इस ऑप्शन के लिए एक अलग से स्लाइड पे चलते हैं। देखिए ये मर्चेंट है, मान लो हमने कहीं पे पेट्रोल भरना है, पेट्रोल भरने के लिए हम लोग पेट्रोल पंप पे गाड़ी लेके गए, तो जो पेट्रोल देने वाला है वो मर्चेंट है, एक तरह से व्यापारी है, पेट्रोल का व्यापार कर रहा है अपने साथ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो है पीओएस, पॉइंट ऑफ सेल जो होता है, दिस इज़ द मशीन, इसको पीओएस मशीन कहते हैं। जो अगर हम अगर मान लो इस पेट्रोल की जो प्राइस है वो हम कार्ड के माध्यम से कर रहे हैं, ये वीज़ा कार्ड है जो डेबिट कार्ड हो सकता है या क्रेडिट कार्ड भी हो सकता है। तो ये जो कार्ड है इसको इस पॉइंट ऑफ सेल मशीन के ऊपर स्वाइप किया जाएगा। आप लोगों में से कईयों ने यूज़ भी किया हुआ है, इसको स्वाइप करोगे फिर आप अपना पिन डालते हो तो पेमेंट हो जाती है। ठीक है, और वो पेमेंट आपके इस कार्ड से रिलेटेड बैंक से कटती है। ठीक है, ये कार्ड मान लो किसी एचएसबीसी बैंक का है या आईसीआईसीआई बैंक का है या किसी भी बैंक का है, उस बैंक में आपके पैसे ऑलरेडी पड़े हैं या क्रेडिट कार्ड किसी बैंक ने दिया है, तो उस बैंक से ये पैसे जो आपने जितने यहाँ पे पे किए वो कट जाएंगे। ठीक है, अब ऑप्शन सी क्या पूछ रहा है कि क्या चार्ज टू अ मर्चेंट बाय अ बैंक, क्या ये बैंक, तो ऑप्शन सी पूछ रहा है क्या ये बैंक इस मर्चेंट को, ये जो बंदे के हाथ में ये पीओएस है मशीन, वो पैसे ले रहा है ना, तो वही मर्चेंट है। तो क्या बैंक, अगर मान लो आपने कोई चीज़ खरीदी, जैसे पेट्रोल खरीदने गए, आपने कार्ड स्वाइप किया, यहाँ पे कार्ड से पेमेंट कर दी, वो आपके अकाउंट से कट गए, तो क्या कार्ड से जो आपने पेमेंट करी, उस व्यापारी ने जो आपसे कार्ड से पेमेंट करवाई इस मशीन के थ्रू, क्या उस व्यापारी से बैंक भी पैसे लेगा, ये ऑप्शन 3 पूछ रहा है। ठीक है, सो फोर्थ ऑप्शन इज the incentive given by government to merchant for promoting digital payments by their customers through point of sale machine and debit card, तो क्या मर्चेंट डिस्काउंट रेट वो पैसा है जो गवर्नमेंट उन व्यापारियों को देता है जो डेबिट कार्ड के थ्रू और ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन के थ्रू जो है पैसे एक्सेप्ट करते हैं, क्या ये गवर्नमेंट उनको देती है।
बेसिकली मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है, मान लो देखो आप किसी जगह पे गए, ठीक है, आपने पेट्रोल खरीदा, आपने कार्ड के थ्रू पेमेंट कर दी, इस इंसान ने इस मशीन से पेमेंट ले ली और बैंक इसको पैसे दे देगा। तो क्या बैंक इसको पूरे पैसे देगा? मान लो आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, कार्ड स्वाइप किया, आपके अकाउंट में से 100 रुपये डेफिनेटली कट जाएंगे, पर क्या इस इंसान को जिसने पेमेंट एक्सेप्ट करी है बैंक पूरे पैसे दे देगा? क्यों? क्योंकि ये देखो, एक तो उसने कार्ड बनाया, बैंक ने कार्ड बना के आपको दिया, उसके ऊपर पैसे लगते हैं, उसमें जो ये नंबर लिखा होता है उसके लिए बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी लगानी पड़ती है, उस पर पैसे कटते हैं। फिर ये जो आदमी है, ये जो आपसे ये ले रहा है, पैसे ले रहा है, ये मशीन भी किसी बैंक ने दी होती है, POS, पॉइंट ऑफ सेल मशीन, ठीक है। तो ये हर इंसान के पास अपनी नहीं होती है, किसी ना किसी बैंक से इशू करानी पड़ती है। इस पर कार्ड स्वाइप करोगे तो वो पैसे जो है वो आपके अकाउंट में से 100 रुपये की अगर आपने ट्रांजेक्शन की, आपके अकाउंट में से कट के, मान लो इस बंदे का ये बैंक है, आपका ये बैंक है, तो इस बैंक से कट के इस बैंक में इसके अकाउंट में पैसे चले जाएंगे। अगर आपने 100 रुपये दिए तो क्या पूरे 100 रुपये जाएंगे? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि इस यहाँ से इस प्रोसेस के अंदर बहुत सारा सिक्योरिटी और बहुत सारा ऑनलाइन मैकेनिज्म लगता है। उसके लिए बहुत बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बिठाने पड़ते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर्स बिठाने पड़ते हैं, और उस डाटाबेस सिस्टम के ऊपर बहुत हाई लेवल की सिक्योरिटी चाहिए होती है, ठीक है। तो वो सिक्योरिटी एंड ऑल वो सारी चीज़ों का खर्चा किससे कटना है? ये जो आपने यहाँ पे ट्रांजेक्शन की, इसी में से कुछ पैसा बैंक ने बचाना है। तो बेसिकली मर्चेंट डिस्काउंट रेट जो होता है ना, दैट इज ऑप्शन सी। जो बैंक पैसे एक्सेप्ट कर रहा है ना कार्ड के थ्रू, इस बंदे के अकाउंट में पूरे 100 रुपये नहीं जाएंगे, उस बंदे के अकाउंट में जाएंगे 97 रुपये, 98 या 99 रुपये। तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट 1 से 3% होता है। इसीलिए कभी कभार हम लोग कोई चीज़ अगर कार्ड स्वाइप करते हैं तो जो कार्ड स्वाइप करने वाला दुकानदार होता है ना, वो पहले ही कह देता है मुझे 2 रुपये एक्स्ट्रा कर दे देना, क्योंकि ये जो 2 रुपये है ना, ये बैंक ने काट लेने हैं। आपने 100 रुपये भरे और आपके बैंक ने मेरे अकाउंट में 100 रुपये कम ट्रांजेक्शन करनी है। हालांकि ये कानून नहीं है, आप उस पर कानूनन क्लेम कर सकते हो। कानून ये नहीं कहता कि आप अगर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप ग्राहक के ऊपर 2 रुपये एक्स्ट्रा लगा दो, लेकिन आपके अकाउंट में से कटेंगे, क्योंकि आपको भी खुले देने वाला झंझट नहीं है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है ना, मान लो कोई 10,000 वाला ग्राहक आ रहा है पेट्रोल पंप पे, तो रोज 100 ग्राहक आ जाएंगे, तो उनको खुले पैसे चाहिए होंगे, तो इतने खुले पैसे वो कहाँ से देंगे? तो उनको भी फायदा हो रहा है ना, खुले पैसे नहीं देने पड़ रहे, स्वाइप करो सीधे उनके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। तो ये पैसा जो है ना, इस मर्चेंट की साइड से, व्यापारी की साइड से कटता है, 1% से लेके 3% तक कटता है। और उस पैसे को फिर शेयर कौन करता है? ये वाला बैंक जिसने कार्ड दिया था, इसका भी एक पूरा सिस्टम है, ये बैंक और ये वाला बैंक जिसने ये मशीन इसको दी है, जो जिसके अंदर इसका अकाउंट है, ये वाला बैंक, दोनों बैंक ये मिलके इस पैसे को बांट लेते हैं, ठीक है। और बाय द वे ये जो कार्ड होता है ना, ये भी कोई तीसरी कंपनी इशू करती है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, क्योंकि इनके पास बहुत हाई लेवल का सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है, ताकि आपके कार्ड में से कोई भी ऐरा गैरा पैसे ना निकाल ले। तो ये जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म देता है ना, वो ये कंपनी देती है। वीज़ा है इंडिया में, रुपे है, उसके अलावा मास्टर कार्ड भी है। तो 3 तरह की कंपनियां जो सब तरह के बैंकों को ये सर्विस देती हैं। तो ये कंपनी भी अपना एक हिस्सा रखेगी। तो 1 to 3% है, अगर 3% कट गया तो 1% ये रख लेंगे, 1% ये बैंक और 1% ये बैंक, तो ये पैसा इनमें बट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद रेफरेंस टू इंडियन डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6%। अच्छा, इक्वलाइजेशन टैक्स का मतलब क्या हुआ कि सबको इक्वल करना है, कि अगर मान लो किसी एक कंपनी को किसी खास चीज़ की वजह से कुछ ज़्यादा फायदा हो रहा है ना, बाकी सारे उसके कंपटीशन में खड़े नहीं हो रहे, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर 6% इक्वलाइजेशन टैक्स लगा देगी, ताकि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। तो विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ये बोल रहा है कि जब इंडिया में 6% का इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया गया, इंडियन गवर्नमेंट के डिसीजन के, किनके ऊपर लगाया गया? ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटी। देखो, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज बाय नॉन रेजिडेंट एंटिटी मतलब कि इंडिया में जो लोग नहीं रहते बट वो ऑनलाइन सर्विस इंडिया के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे यूट्यूब है, आप इंडिया में यूट्यूब पे चाहे मेरा चैनल देख रहे हो चाहे किसी और का चैनल देख रहे हो, यहाँ पे कभी कभी ऐड आती है ना, तो जो ऐड आती है वो यूट्यूब कंपनी जो उससे पैसा कमा रही है, जो कंपनी ऐड दे रही है उससे यूट्यूब ने पैसे कमा लेने हैं, ठीक है ना। तो अगर यूट्यूब कंपनी पैसे कमा रही है, वो इंडिया की कंपनी नहीं है, तो वो नॉन रेजिडेंट एंटिटी है जो हमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज दे रही है, ठीक है ना। हम ऐड देख रहे हैं क्योंकि हम यूट्यूब के वीडियो देख रहे हैं, और जो लोग अपना सामान बेचना चाह रहे हैं या कोई नई क्लासेस खोल रहा है या कोई नई जैसे अन अकेडमी वगैरह या कुछ भी है,
तो वो भी अपनी ऐड करना चाहते हैं तो वो यूट्यूब पे जाके ऐड कर देंगे। तो वो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज जो यूट्यूब प्रोवाइड कर रही है, या कभी कभी हम कोई भी पेज खोलते हैं, वेब पेज खोलते हैं गूगल पे, तो उसके ऊपर भी ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होती है ना, अलग अलग चीज़ों की एडवर्टीजमेंट होती है। कोई फॉरेन की गेम होती है जो हमें पता भी नहीं होता, कोई नई गेम लॉन्च हुई है तो उसकी भी एडवर्टीजमेंट होती है। तो इन सब के ऊपर इंडिया ने एक डिसीजन लिया था, 6% इक्वलाइजेशन टैक्स लगा दिया था, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग द इक्वलाइजेशन टैक्स? तो इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड एज पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। देखो, फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है कि क्या ये इनकम टैक्स के अंडर डाला गया। इनकम टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। अब देखो, अगर आप इंडिया में रहते हो, इंडिया में कमा रहे हो, इंडिया में रह के कमा रहे हो, चाहे आप फॉरेन से इंडिया में आए और आप इंडिया में कमा रहे हो, ठीक है, और या फिर आप इंडियन सिटीजन हो और इंडिया में कमा रहे हो, तब आपके ऊपर डायरेक्ट टैक्स लगता है, इनकम टैक्स, अप टू अ स्लैब, कि अगर आपकी इनकम इस लेवल से ज़्यादा है तो आपके ऊपर इनकम टैक्स पड़ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज़ इनकम टैक्स विच इज़ अ डायरेक्ट टैक्स। पर ये जो ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट सर्विसेज हैं, जैसे गूगल प्रोवाइड कर रहा है, यूट्यूब प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और कोरा के ऊपर भी, या कोई भी कंपनी होती है, बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर ऐड आती है, इंस्टाग्राम है, ये कंपनीज इंडियन नहीं है, इंडिया के बाहर रहती हैं। केवल ये कंपनीज ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवा रही हैं, ठीक है। तो इंडिया उनके ऊपर क्या इनकम टैक्स लगा सकता है? क्या इंडिया उनको बोल सकता है कि आपकी इनकम 5 लाख से ज़्यादा है, आप मुझे पैसे दो, इतना टैक्स लग रहा है? क्योंकि इंडिया में अगर आपकी इनकम 1 करोड़ 2 करोड़ के आसपास हो जाती है साल की, तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है ना, 20 to 25% के बीच में टैक्स लगने लगता है। क्या इंडिया गूगल को बोल सकता है आप मुझे 25% इनकम अपनी इनकम टैक्स के रूप में दो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि गूगल इंडिया में काम नहीं कर रही है। गूगल क्या अगर लगाए भी तो क्या गूगल कभी इतने पैसे देगी? क्या यूट्यूब इतने पैसे देगा? क्या इंस्टाग्राम इतना पैसा इंडिया को देगा? इट विल नेवर हैपन। यानी कि इनकम टैक्स की तो बात ही खत्म कर दो, उनकी इनकम के ऊपर हम टैक्स लगा ही नहीं सकते। हाँ, अगर वो हमारे देश में अपना कुछ मैटर बेच रहे हैं तो उसके ऊपर जो वो इनकम कमा रहे हैं उसके ऊपर हम टैक्स लगा सकते हैं, करेक्ट। सो दिस विल नॉट बी एन इनकम टैक्स। टोटल इनकम के ऊपर तो टैक्स लगता ही नहीं, इट्स अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो जो इनकम वो इंडिया के अंडर कमा रहे हैं, केवल उसके ऊपर इंडियन गवर्नमेंट अगर चाहे तो टैक्स लगा सकती है, ठीक है। सो सेकेंड ऑप्शन देख लेते हैं। नॉन रेजिडेंट एंटिटी दैट ऑफर एडवर्टीजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंट अग्रीमेंट्स। तो जो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट होते हैं ना, वो दो देशों के बीच में होते हैं, ठीक है। जैसे मान लो इंडिया किसी के ऊपर टैक्स लगा रहा है, अगर इंडिया किसी के ऊपर टैक्स लगा रहा है, कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में जो बंदा है वो इंडिया के अंदर अपनी एक कंपनी लेके आया है, ठीक है। अब वो इंडिया से पैसे कमा के अगर लेके जा रहा है अपने देश में, तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स लगाएगी, और क्योंकि इंडिया में रह के वो उसकी कंपनी कमा रही है तो इंडियन गवर्नमेंट भी टैक्स लगाएगी। अब ये दो तरफा टैक्स को अवॉइड करने के लिए ना, दो देशों के बीच में अग्रीमेंट हो जाता है। तो डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट क्या होता है कि अगर एक बंदे को एक जगह पे टैक्स लग गया ना, तो दूसरा देश नहीं लगाएगा। इस तरह के अग्रीमेंट दो देशों की सरकार के बीच में होते हैं। लेकिन इक्वलाइजेशन टैक्स जो है वो इस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट के दायरे में नहीं आता। क्यों? क्योंकि इसको ऑलरेडी इक्वलाइजेशन टैक्स इक्वल करने के लिए रखा गया है ना। जैसे मान लो आप किसी प्रोडक्ट की ऐड यूट्यूब पे दे देते हो, यूट्यूब के किसी ऐसे चैनल पे जिसपे ऑलरेडी 30 मिलियन 50 मिलियन जो है फॉलोवर है, यानी कि 3 से 5 करोड़ उसके फॉलोवर ऑलरेडी हैं। अगर उस प्रोडक्ट की ऐड यूट्यूब पे आ गई तो 3 से 5 करोड़ लोगों को उस प्रोडक्ट के बारे में पता लगेगा, क्योंकि उसने ऑनलाइन दे दी है। अब इस ऑनलाइन ऐड देने के लिए उसको ऑलरेडी पैसा भी बहुत सारा लगाना पड़ेगा, यूट्यूब को बहुत पैसा देना पड़ेगा, करेक्ट, जो इंडियन प्रोडक्ट जो है वो बेचना चाह रहा है। और अगर उसके जैसा ही कोई दुकानदार है जो उससे अच्छी चीज़ बेच रहा है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एडवर्टीजमेंट, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट पे खर्चा करे, तो उन दोनों को लेवल प्लेइंग फील्ड देने के लिए ही गवर्नमेंट ने इक्वलाइजेशन टैक्स लगाया था 6%। तो इसमें डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। सो यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गई। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहते हैं। क्या ऑप्शन हमें इस बात की इजाज़त देते हैं कि दोनों ही गलत हो? पहले ये देख लेते हैं। यस, ऑप्शन ए कहता है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी कहता है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी कहता है बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन डी कहता है नाइदर 1 nor 2, दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। तो क्योंकि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोनों में से एक भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। The quantity of imported edible oil is more than the domestic production of edible oil in the last 5 years.
क्या पिछले 5 सालों में जो ऑयल खरीदा गया, खाने वाला ऑयल, एडिबल ऑयल, जो खाने वाला या सब्जियों में या खाने की चीज़ों में इस्तेमाल होता है, क्या उसके डोमेस्टिक प्रोडक्शन, घरेलू उपज से ज़्यादा है? मतलब आप घर में जितना एडिबल ऑयल जो है, जो खाने वाले ऑयल होते हैं, सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, एंड देन फिर जो सोयाबीन का तेल होता है, पाम ऑयल होता है, क्या उनकी क्वांटिटी जो इंपोर्ट किया जाता है, बाहर से आयात किया जाता है, घर पर उगाए जाने वाले ऑयल से ज़्यादा है? अगर आप इस स्टेटमेंट को देखो तो आपने अगर मेरे पिछले वीडियोस देखे हो तो आपके माइंड में एक चीज़ क्लिक होगी। मैंने बोला था ऑलमोस्ट 70% जो होता है ना एडिबल ऑयल, इंडिया की ज़रूरतों का, इंडिया में जितना एडिबल ऑयल कंज्यूम होता है उसका ऑलमोस्ट 70% वो बाहर से मंगाते हैं। ठीक है, तो यानी कि जितना घर पे उपज है उससे ज़्यादा आप बाहर से मंगा रहे हो। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक और स्टेटमेंट रिलेटेड है, वो मैं आपको आगे बताती हूँ। इससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट है कि आउट ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट, इंडिया की जो टोटल रिक्वायरमेंट है खाने के तेल की, 10.50 मिलियन टन आर प्रोड्यूस डोमेस्टिकली। उसमें से 10.5 मिलियन टन, यानी कि 1,50,00,000 टन जो है वो घर पे प्रोड्यूस किया जाता है फ्रॉम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेज, यानी कि एग्रीकल्चर से और दूसरे चीज़ों से। एंड रिमेनिंग 60%, यानी कि जो घर पे जितनी हमारी ज़रूरत है पूरे देश की एडिबल ऑयल की, उसमें से जो 60% जो है ना वो इम्पोर्ट से किया जाता है। ये पीयूष गोयल की स्टेटमेंट है जो उन्होंने संसद भवन में 7 फरवरी 2020 को दी। ठीक है, तो मैंने जो पिछले वीडियोज़ में क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो इससे पुराने थे। तो उस वक्त इंडिया में 70% जो ऑयल है ना वो इम्पोर्ट किया जाता था। अब लेटेस्ट फरवरी 2020 में जो बजट सत्र चलता है संसद में, उसके हिसाब से 60%, क्योंकि हमारे पीयूष गोयल उस वक्त जो है मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हैं, तो उनका कैलकुलेशन मोर और लेस आसपास ही होगा। 60 to 70% के बीच में जो इंडिया का ऑयल है, एडिबल ऑयल जो है वो इम्पोर्ट किया जाता है। ये चीज़ आप याद रख लीजिए। ठीक है, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट हो गई हमारी। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट पे चलते हैं। द गवर्नमेंट डज नॉट इम्पोज एनी कस्टम ड्यूटी ऑन ऑल द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल एज अ स्पेशल केस। तो अब वो ये बोलना चाह रहा है कि क्या अब जितनी हमें ज़रूरत है उसका 60 to 70% हम बाहर से मंगा रहे हैं, तो क्या इम्पोर्टेड एडिबल जो है, जो हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, आयात करते हैं, जिस खाने वाले तेल क्या उनके ऊपर गवर्नमेंट कोई कस्टम ड्यूटी नहीं लगाती? कस्टम ड्यूटी समझ रहे हो ना, जो आयात के ऊपर टैक्स लग रहा है। तो क्या गवर्नमेंट उसको स्पेशल केस कंसिडर करते हुए उसके ऊपर आयात नहीं लगाती? अब इसको ध्यान से सोचते हैं। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया प्रोग्राम का मतलब क्या है? आप विदेशों से चीज़ें आयात ना करें, अपने देश में बनाएं, और इतनी अच्छी बनाएं कि जो चीज़ें आज आप खरीद रहे हो विदेशों से वो आप उन विदेशों में जाके बेच सके। मेक इन इंडिया का मोटिव यही है कि हम जो है आयात जो है कम करें, निर्यात ज़्यादा करें, और कम से कम अगर इतना नहीं कर पाते तो कम से कम जितना आयात कर रहे हैं वो तो कम करें। मेक इन इंडिया का पर्पज़ यही था। तो अगर गवर्नमेंट ये चाहती है कि आप अपने घर में एडिबल ऑयल जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा उगाओ, यानी कि सूरजमुखी और ये जो पाम ऑयल वगैरह, ये ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने घर में प्रोड्यूस करो, तो क्या कभी भी वो कस्टम ड्यूटी कम करेगी या ख़त्म करेगी? उल्टा ज़्यादा लगाएगी, आयात के ऊपर ज़्यादा टैक्स लगाएगी, ताकि ज़्यादा टैक्स लगे, वो चीज़ आपके देश में महंगी हो, और आप अपने घर के अंदर उस चीज़ को सस्ती बनाने के लिए आप अपने घर के अंदर वो चीज़ जो है वो प्रोड्यूस करो। ठीक है, तो चलिए एडिबल ऑयल के ऊपर टैक्स देख लेते हैं। पहले ओवरऑल दिखा देती हूँ आपको कि ऑयल के ऊपर कितना टैक्स लगता है। सो दिस इज़ द पिक, जो है क्रूड ऑयल जो है ना, कच्चा तेल, जो जिससे पेट्रोल और नेचुरल गैस वगैरह वो सब निकलती है, उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। पहले कच्चा तेल आता है और उसमें फिर पेट्रोलियम, डीजल और नेचुरल गैस वो निकालते हैं, एलपीजी वगैरह। ठीक है, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगता है ना, उसको अगर आप इंडिया में खरीदते हो तो उसके ऊपर 37.5% टैक्स है। इसीलिए इंडिया में जो पेट्रोल और डीजल के दाम इतने ज़्यादा हैं, क्योंकि जो हम कच्चा तेल मंगाते हैं ना उसके ऊपर ही 37.5% लेवी है। यानी कि अगर आप 100 रुपये का मंगवा रहे हो तो 137 का पड़ेगा, जो 37 साढ़े 37 रुपये हैं वो गवर्नमेंट लेगी। ठीक है, और ये खाने का तेल है, खाने का तेल के ऊपर 35% लेवी, इसके ऊपर जो टैक्स पड़ रहा है वो 35% पड़ रहा है। यानी कि खाने के अंदर आप जितने भी तेल इस्तेमाल करते हो उनके ऊपर जो है 35% का जो है उनके ऊपर आयात शुल्क लग रहा है। ठीक है, लास्ट इज पाम ऑयल। पाम ऑयल को मैंने अलग क्यों रखा है? सारे ये जो सारे ये इस तेल के अंदर सब तरह का खाने के तेल की आ गई है, चाहे वो सोयाबीन तेल हो, सूरजमुखी तेल हो, या कोई भी किसी भी बीज का तेल हो, तो ये फिगर उसको रिप्रेजेंट करती है जो खाना बनाने में आप कोई भी तेल यूज़ कर रहे हो। दिस रिप्रेजेंट्स दी पाम ऑयल।
ठीक है। तो जो पाम ऑयल है उसका केस अलग क्यों मैंने बताया है, उसकी पिक अलग क्यों लगाई है, क्योंकि पाम ऑयल जो है ना इंडिया का सबसे ज़्यादा खरीदा जाने वाला तेल है। पाम ऑयल आपने देखा होगा, न्यूज़ में भी रहा था, जब किसी एक देश से हमने इसको लेने से, मालदीव से इसको लेने से मना कर दिया था या मलेशिया से लेने से मना कर दिया था, तो हमें कोई तीसरा देश ढूंढना पड़ा था जहाँ से हमने पाम ऑयल मंगवाया था। और इसके ऊपर लेवी जो है वो सबसे ज़्यादा है 45%। ठीक है, टैक्स की फॉर्म में आपको दिखा देती हूँ। इंडिया करेंटली लेवीज 37.5% एंड 45% इम्पोर्ट टैक्स ऑन क्रूड एंड रिफाइंड पाम ऑयल। यानी कि रिफाइंड पाम ऑयल के ऊपर हम 45% टैक्स लगाते हैं और क्रूड ऑयल के ऊपर 37.5% टैक्स लगाते हैं, रिफाइंड पाम ऑयल के ऊपर 45% टैक्स लगाते हैं। एंड इम्पोर्ट ऑफ क्रूड सोयाबीन ऑयल, क्रूड सनफ्लावर ऑयल एंड रेपसीड ऑयल अट्रैक्ट 35% इम्पोर्ट ड्यूटी। तो जो रिफाइंड पाम ऑयल है उसके ऊपर 45% टैक्स लगेगा। एंड जो क्रूड सोयाबीन ऑयल है, क्रूड सोयाबीन मतलब कच्चा सोयाबीन का तेल, कच्चा सनफ्लावर सूरजमुखी का तेल और रेपसीड ऑयल, इनके ऊपर 35% इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है। यानी कि सब तरह के तेलों के ऊपर इंडिया में बहुत ज़्यादा टैक्स लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है आप अपने देश के अंदर या तो उस तेल को प्रोड्यूस करो या उसका कोई अल्टरनेटिव लेके आओ। ठीक है, तो हमारी जो स्टेटमेंट्स थी क्वेश्चन की, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट थी, सेकंड स्टेटमेंट गलत थी, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, वन ओनली, दिस इज़ द राइट आंसर। तो इस वीडियो को आगे ना ले जाते हुए, क्योंकि अभी आधे घंटे से ऊपर की वीडियो हो गई है, 5 क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं, तो आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट, जो लोग स्टेट पीसीएस के लिए या यूपीएससी का एग्ज़ाम देने वाले हैं इस बार, आप इन वीडियोस को फॉलो करिए। जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो तो डेफिनेटली आपको करने ही करने होते हैं। यूपीएससी के लिए अगर कोई बच्चा बैठ रहा है तो पिछले 10 साल के क्वेश्चन देख के ज़रूर जाए, क्योंकि लोगों ने अपने जीवन के कई साल बर्बाद किए होते हैं यूपीएससी की तैयारी करने में। ऐसे में अगर पिछले 10 सालों के क्वेश्चन आप नहीं देखते हो ना, तो वहाँ पर डेफिनेटली फेल होगे। ये मुझसे आप कोरे कागज़ पर लिखवा सकते हो। ठीक है, तो इन पिछले 10 सालों के क्वेश्चन हमने ज़रूर देखने हैं, एंड ये 10 साल के क्वेश्चन करने के बाद आपने आगे का पढ़ना है। ठीक है, तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इसको यहीं पे ख़त्म करती हूँ। ऑल आई विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय, एंड नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं अगले 5 क्वेश्चंस के साथ।